2023 के रिजल्ट ने 2024 की तस्वीर साफ कर दी है। बीजेपी अब की बार 400 के पार का नारा दे रही है, तो विपक्ष में अब मोदी को हटाने से पहले राहुल को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ अकेले मोदी हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और शरद पवार हैं। ये सभी नेता पीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि मोदी मैजिक के सामने विपक्ष क्या करेगा? इंडिया गठबंधन एकजुट होकर भी क्या मोदी के विजय रथ को रोक पाएगा? जब एंटी इनकम्बेंसी की वजह से राज्यों में सत्ताधारी पार्टियां हार रही हैं, तो मोदी के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में बदल जा रही है? 400 पार का फॉर्मूला क्या है? देखिए ये रिपोर्ट। दो 2023 के रिजल्ट से 2024 का सैंपल मिल गया है। 2024 में मोदी सरकार 400 के पार पहुंच जाएगी। क्या मोदी के लिए देश में प्रो इनकम्बेंसी चल रही है? जब गुड गवर्नेंस होता है, पूर्णतया जनहित के लिए समर्पण होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी ये शब्द इरेलेवेंट हो जाता है। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कोई इसको प्रो इनकम्बेंसी कहे, कोई इसे गुड गवर्नेंस कहे, कोई इसे ट्रांसपेरेंसी कहे, कोई उसे राष्ट्रहित की, जनहित की ठोस योजनाएं कहें, लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है। हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों के नतीजों ने 24 के चुनाव का ट्रेलर दिखा दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव का पहला रुझान मिल गया है। देश में लोकसभा चुनाव से 5 महीने पहले हिंदी बेल्ट में बीजेपी की जबरदस्त जीत सिर्फ मोदी की लोकप्रियता पर ही मुहर नहीं है, बल्कि इसने 2024 चुनाव का नैरेटिव भी सेट कर दिया है। बीजेपी को विश्वास है कि 2024 में 303 की जगह 400 के करीब सीटें मिल सकती हैं। 23 के नतीजों ने साफ कर दिया है कि 2024 में बीजेपी की जीत को बड़ा पुश मिलेगा। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से अब 400 पार के नारे लगने लगे हैं। इन नतीजों ने यह भी बता दिया है कि मोदी के नाम पर वोटर एकजुट है। भाई सेमीफाइनल खूबसूरत आया है, और कहीं ना कहीं ये विश्वास देश की जनता का हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर और बढ़ा ही है। भाई हम लोग अभी तक एंटी इनकम्बेंसी हम लोग सुनते आए हैं, बट मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा है जिनका हर बीतते साल के साथ लोगों के प्रति उनका झुकाव, उनके प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ता ही है। ये जितने भी राज्यों के चुनाव थे, इन्होंने भी इस बात को प्रमाणित करके दिया। मैं मानता हूं, मेरा विश्वास है कि हर बार से बड़ी जीत आगामी 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें एनडीए गठबंधन को मिलेगी। मोदी पिछले 9 साल से देश की सत्ता पर हैं, फिर भी उनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर क्यों नहीं चल रही? जनता क्यों बार बार मोदी के ऊपर भरोसा कर रही है? वहीं तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी ने वहां सत्ता में बैठे लोगों को चुनाव हरा दिया। मोदी के चेहरे पर बीजेपी को 3 राज्यों में बम्पर वोट मिले, तो वहीं तेलंगाना में मोदी ने बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर दी है। तेलंगाना में 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। यहां 2019 से 2023 के बीच लगातार बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। वोट शेयर के साथ साथ सीटों का मार्जिन भी बीजेपी के लिए पॉजिटिव मैसेज है। अगर आज बीजेपी 8 सीट जीती तो वो लोग जवाबदेह हैं जो गलत फैसले लिए थे। बीजेपी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक चैलेंज है वो। मगर अफसोस ये है कि जो लोग जिनको सियासत की सीन नहीं आती, वो सियासत के अगर मुफ्ती बने हुए, तो मैं क्या कर सकता हूं उसको? हाँ, नहीं, इशारा नहीं है। नहीं, मैं किसी पे इशारा नहीं कर रहा हूं, उंगली उठा रहा हूं। मगर मैं, देखिए, जहां तक मेरी बात है, मैं अपने हर कम से कम 80-90 मेरे भाषण हुए, मैं बराबर इन चीजों पर निशानदेही कर रहा था। और लोग मेरे को फोन करके बोलते, आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप? अरे मतलब मेरे भाई साहब, मैं एक
मैं छोटा मोटा सियासतदान हूं, मुझे दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूं? मैं तो यही कह रहा था कि ये जो असेंबली का चुनाव जो है उसके दूर दराज नतीजे खुदा ना खास्ता ना निकले 5 साल के बाद। हिमाचल छोड़कर कांग्रेस हिंदी बेल्ट से साफ हो गई है। ऐसे में 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल साबित होने वाला है। दरअसल हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेसी रणनीतिकारों को लगा कि अगर पार्टी 5 राज्यों में 3 भी जीत जाती है तो उसकी सीटों के लिए बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। यही वजह है कि कांग्रेस ने 3 राज्यों में इंडिया गठबंधन को कोई भाव नहीं दिया। भोपाल में होने वाली रैली तक कैंसिल कर दी और तो और अखिलेश यादव को सीट देने का वादा करने के बाद भी पार्टी पीछे हट गई। अब इसी को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल दल भी कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी, लेकिन लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासन में रह करके उन चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है। समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जो जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? इंडिया गठबंधन के पास ऐसी कौन सी रणनीति है जिससे मोदी के विजय रथ को रोका जा सके? विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का जाति कार्ड फेल हो गया। कांग्रेस की मुफ्त योजनाओं का भी जनता पर कोई असर नहीं हुआ। कांग्रेस ने रेवड़ी कल्चर को गारंटी का नाम दिया तो मोदी ने उसी गारंटी को अपने राजनीतिक सिक्योरिटी बॉन्ड में तब्दील कर दिया। वहीं कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जनता ने सिर्फ मोदी की गारंटी पर विश्वास किया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों की अनदेखी कर दी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि इन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं। अगर कांग्रेस इनके बिना चुनाव में जाती है तो उसके लिए यहां से जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि उन 3 राज्यों में जहां कांग्रेस का संगठन मजबूत था, 2 प्रदेशों में सत्ता थी, वहां पार्टी ने इतना खराब प्रदर्शन किया तो सहयोगी दल उसे कितना भाव देंगे? पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कितनी सीटें देगी? बिहार में जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ेंगी? 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी में कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को क्या 5 सीटों से ज्यादा देंगी? करीब 11 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस को क्षेत्रीय क्षत्रपों के पीछे रहकर राजनीति करनी पड़ेगी। इन 11 राज्यों में लोकसभा की 334 सीटें हैं, जहां कांग्रेस जूनियर पार्टनर की भूमिका में रहने वाली है। सिर्फ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, असम, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बीजेपी के साथ सीधी टक्कर है। इन राज्यों में लोकसभा की 152 सीटें हैं। इसके अलावा कुछ छोटे राज्यों में कांग्रेस बीजेपी को चुनौती देगी, जबकि ओडिशा और तेलंगाना में ट्रायंगुलर मुकाबला होगा। इंडिया अलायंस के कुछ हमारे जो सदस्य हैं उनके कुछ गिले शिकवे है ये 5 राज्यों के बारे में, खास करके जब बड़ी पार्टी होती है कांग्रेस जैसे अपने राज्य में, तो उस राज्य में जो छोटे छोटे घटक है उनको विश्वास में नहीं लिया गया। अगर आपको ये गठबंधन आगे लेकर जाना है तो पार्टी छोटी हो या बड़ी हो,
अपने राज्य में सबको साथ लेकर हम चले जाते तो शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा निर्णय बदल जाता या जनादेश बदल जाता, लेकिन जरूर कुछ अच्छा फायदा हो सकता था। इन 3 राज्यों की जीत का 2024 के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, अब वो भी समझ लीजिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 65 लोकसभा सीटें हैं, जो कि कुल लोकसभा के 12% को कवर करती हैं, यानी ये 12% तो मोदी का पक्का है। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने इसमें से 50% वोट शेयर के साथ 28 सीटें जीती थी। 2019 के राजस्थान में बीजेपी ने 25 में से लोकसभा की 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि उस वक्त वहां कांग्रेस की सरकार थी। फिर भी बीजेपी को 59% से ज्यादा वोट शेयर मिला। 2019 में छत्तीसगढ़ में 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ कुल 11 सीटों में से 9 सीट बीजेपी ने जीती। कांग्रेस को समझ में आ गया है कि एकला चलो की रणनीति लोकसभा चुनाव में नहीं चलने वाली, लिहाजा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक बुलाई है। लेकिन इस गठबंधन का स्वरूप क्या होने वाला है, इंडिया अलायंस किस तरह बीजेपी को चुनौती देगा, इसका ट्रेलर ममता बनर्जी ने आज ही दिखा दिया। मेरे को पता जिसमें नहीं है उसमें आप क्यों हमको पूछ रहा है? मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने कांग्रेस को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। आरजेडी ने 3 राज्यों में मिली हार को कांग्रेस की हार कहा, तो जेडीयू अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ने का ताल ठोकने लगी है। सवाल यह है कि अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इंडिया अलायंस मिलकर चुनाव लड़ता तो क्या बदल जाता? छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 46% से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस 42% से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रही। अगर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और सीपीआई और सीपीएम भी साथ होते तो भी ये आंकड़ा नहीं बदलने वाला था। आपको 1% से भी कम, सीपीआई को 50% से भी कम, सीपीएम को मात्र 0.04 और समाजवादी पार्टी को भी इतने ही फीसदी वोट मिले। ये मिलाकर भी कांग्रेस 43% से कुछ ही ज्यादा वोट हासिल कर पाती है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी को 48.55% और कांग्रेस को 40% से ज्यादा वोट मिले। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में शामिल दूसरे दल मिलकर भी 1.06% वोट ही जुटा पाए। वहीं राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 2% से ज्यादा अंतर रहा, जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के सहयोगियों को 1.40% वोट ही हासिल हुए। कांग्रेस की करारी हार पर पीएम मोदी ने फिर तंज कसा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को इन नतीजों से सीखना चाहिए और पॉजिटिव राजनीति करनी चाहिए। वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं। इंडिया गठबंधन में कुल 28 पार्टियां शामिल हैं। लोकसभा में इन दलों के पास 112 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में इनके पास 92 एमपी हैं। राज्यसभा और लोकसभा का आंकड़ा मिलकर भी बीजेपी के नंबर से काफी कम है। हिंदी बेल्ट में बीजेपी ने 2019 में मैक्सिमम सीटें जीती थी।
उत्तर भारत के 6 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों में हिमाचल प्रदेश में 4, हरियाणा में 10, यूपी में 80, उत्तराखंड में 5, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, दिल्ली में 7, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 6 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर भारत में बीजेपी के कुल 118 लोकसभा सांसद हैं, जबकि कांग्रेस के कुल 9 एमपी हैं। 2019 में बीजेपी ने कई राज्यों की सभी लोकसभा सीटें जीती। इनमें गुजरात की सभी 26, हरियाणा की 10, हिमाचल की 4, उत्तराखंड की 5 और दिल्ली की सभी 7 सीटें शामिल हैं। राजस्थान की 25 में 24 सीटों पर जीत हुई। 1 सीट पर सहयोगी दल को जीत हासिल हुई। बिहार की 17 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें भी बीजेपी के ही खाते में आई। जम्मू कश्मीर की 6 में से 3, झारखंड की 14 में से 11, मध्य प्रदेश की 29 में से 28, महाराष्ट्र की 48 में से 23, ओडिशा की 21 में से 8, यूपी की 80 में से 62, पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीटों पर भी बीजेपी के ही सांसद हैं।